हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे निबंध विषय के ऊपर। निबंध क्या है, निबंध किसे कहते हैं। निबंध नी और बंध शब्द को मिलकर के बना है। नी का मतलब यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से, विचारपूर्वक, एक क्रमबद्धता पूर्वक बांध करके अपने विचारों को, अपनी भावदशाओं को, अपनी सोच को प्रस्तुत करने का जो ढंग है, प्रस्तुत करने की जो शैली है, वह निबंध कहलाती है। निबंध को लिखने वाला लेखक या विद्यार्थी अपने विचारों को, अपनी जानकारियों को, अपने वैचारिक दर्शन को किसी विषय पर एक क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है और उसके जरिए वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेखन की इस प्रक्रिया को हम निबंध कहते हैं। निबंध राइटिंग, निबंध लेखन, लेखन मतलब लिखने की प्रक्रिया लेखन कहलाती है। इस लेख में हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। निबंध होता क्या है, निबंध के मुख्य कौन कौन से अंग होते हैं, वर्णनात्मक नहीं, ये तो निबंध के प्रकार की बात है। निबंध के अंग होते हैं, मूलतः जो अंग होते हैं 3 होते हैं, जैसे प्रस्तावना और निबंध का मूल कलेवर, विषय वस्तु जो है, मूल विचार, मूल विषय और निष्कर्ष। ये निबंध के 3 अंग होते हैं। निबंध के मुख्य कौन कौन से होते हैं, पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों जोड़ा गया है, इसकी उपयोगिता क्या है, निबंध लेखन क्यों हमें पढ़ाया जाता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, निबंध लेखन के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें लिखते समय किन विभागों में बांटना चाहिए, विभागों का मतलब किन भागों में बांटना चाहिए, विशेष उनके कौन कौन से अंग हैं जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो, निबंध को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को जब हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो किसी भी निबंध को लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। निश्चित रूप से हमें निबंध लिखने के पहले निबंध लेखन के जो बहुत ज़रूरी तत्व हैं उनका अध्ययन हमारे लिए करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे विचार को प्रस्तुत करने की मुख्य बुनियाद जो होती है वह वहीं से आती है। निबंध के विषय में प्रस्तुत करते हुए यहाँ उल्लिखित है। कई बार लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर में निबंध है क्या। हाँ, कई बार लोग पूछ देते हैं कि ये जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है या किसी से भी कि निबंध क्या है, निबंध किसे कहते हैं। हम निबंध के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें जानना भी चाहिए कि निबंध है क्या, कैसे हम इसे परिभाषित करेंगे। वास्तव में निबंध एक प्रकार की गद्य रचना है। ये तो क्लियर है, ये तो साफ स्पष्ट है कि गद्य रचना की एक विधा का नाम है निबंध, जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो, जिसमें अपने विचारों का लिखने वाला अपने विचारों का क्रमबद्ध क्रमिक विकास प्रस्तुत करता है। निबंध किसी भी विषय के मुख्य विचार और नज़रिए का एक सुव्यवस्थित रूप है। सुव्यवस्थित का मतलब अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत किया गया विचार। निबंध किसी एक विषय पर आधारित होता है। निश्चित रूप से निबंध का एक शीर्षक होता है, एक विषय होता है, केंद्रीय विषय वस्तु होती है। निबंध जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध गद्य लेखन की एक उस शैली का नाम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, एक सशक्त माध्यम है। निबंध द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो सकता है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सन्मुख प्रकट करते हैं,
अपने ज्ञान को दूसरों के सन्मुख प्रकट करते हैं। ज्ञान को प्रकट करना और उस प्रकटीकरण को एक निष्कर्ष के बिंदु तक पहुंचाना, ये निबंध की प्रक्रिया होती है। निबंध के विषय क्या क्या है, हमें इनके बारे में भी जानना चाहिए। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते, पढ़ते रहते हैं। जैसे धार्मिक त्यौहार भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक कोई किसी महापुरुष की चर्चा भी हो सकती है, समस्याएं भी हो सकती हैं, मौसम भी हो सकते हैं, सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण समस्याएं, शहरी समस्याएं ना, वो भी हो सकता है। तो इत्यादि ये विषय हो सकते हैं हमारे निबंध के, जिन पर हम अपने विचार को प्रस्तुत करने जाते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। जो अच्छा निबंध लेखक होगा, जिसके पास निबंध लेखन की उत्कृष्ट शैली होगी, वह एक अच्छा विचारक भी होगा, वह एक अच्छा विचार को प्रस्तुत करने वाला भी होगा, वह एक कुशल तार्किक भी होगा, वह एक अच्छा विचारक भी होगा। वह वाद विवाद में पारंगत होगा, निपुण होगा, लेकिन उसके लिए उसकी लेखन शैली की उत्कृष्टता बहुत जरूरी है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। ये तमाम विषय हैं, ये तमाम क्षेत्र हैं जो निबंध के हैं। सामाजिक क्षेत्र भी है, आर्थिक क्षेत्र भी है, राजनैतिक है, वैज्ञानिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे विषय हैं जो निबंध के लिए चुने जा सकते हैं और उन पर निबंध को एक क्रमिक विचारात्मक पद्धति के द्वारा तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। दुनिया का कोई भी विषय एक निबंध का केंद्र हो सकता है, उस पर निबंध प्रस्तुत किया जा सकता है। उस पर क्रमिक रूप से प्रस्तावना, मूल विषय वस्तु और निष्कर्ष के स्वरूप में अपने विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि विचार को प्रस्तुत करने में, जब हम अपने विचार रखते हैं तो उसकी भूमिका भी होनी चाहिए। विचार यूं ही नहीं अचानक से ही हम मूल विषय पर चले जाएं, ऐसा नहीं। हम अपने विचारों को रखते समय उसकी भूमिका भी प्रस्तुत करें, इसके बाद मूल विषय भी प्रस्तुत करें, इसके बाद उसकी विस्तृत विचारधारा भी प्रस्तुत करें, फिर आखिरी में हम निष्कर्ष पर भी पहुंचने चाहिए। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे निबंध के लेखक हैं, एक अच्छे समालोचक हैं, एक अच्छे विद्वान हैं, और उन्होंने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूली हुई सूत्र शाखाओं पर विचरण करता है। स्वच्छंद गति से, स्वच्छंद गति का मतलब क्रमिक ढंग से, एक उचित समुचित व्यवस्था के अंतर्गत अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से प्रस्तुत करता है। अपने विचार उससे अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी बंधन की आवश्यकता नहीं है। वह स्वतंत्र होता है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए किसी विषय पर, और उसके विचार के प्रस्तुतिकरण की यह शैली ही निबंध लेखन कहलाती है। उपरोक्त परिभाषा का अर्थ है, निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुसार ही होना चाहिए। मन की प्रवृत्ति के अनुसार अर्थात वह उस राजनैतिक विषय पर, उस धार्मिक विषय पर, उस सांस्कृतिक विषय पर वह अपने क्या विचार, कैसे दर्शन प्रस्तुत करता है, क्या विचार देता है, उसमें उसकी अपनी स्वच्छंद गति होती है। लेखक स्वच्छंद गति पर आधारित हो, लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो, अर्थात निबंध ऐसा लिखा जाना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा स्पष्ट होने जानी चाहिए।
किसी विषय पर उसकी अपनी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी अपनी मौलिक विचारधारा होनी चाहिए, उसकी विचार पर किसी दूसरे के विचारों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसके विचार सर्वांग रूपेण, हर प्रकार से सार्वांगिक रूप से उसके ही होने चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखक को नदी की धारा के समान बहना चाहिए, किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना। यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखक का व्यक्तिगत परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित न करे। लेखक का कोई व्यक्तिगत परिचय, कोई स्वार्थ, कोई विषय वस्तु उसे प्रभावित न करे। लेखक का उस विषय पर अपना निजी और स्वच्छंद विचार होना चाहिए। उसके विचार पर किसी और के विचार की छाया नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जो भी लिखें वो सभी को स्वीकार्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो कुछ लिखा सभी को स्वीकार्य होगा, लेकिन तार्किक रूप से वह विचार हमारा अपना हो, मौलिक हो और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो। जरूरी है कि आप निष्पक्षों पर होकर लिखें, क्योंकि निष्पक्षता ही किसी निबंध की प्रथम और अंतिम कसौटी है। निष्पक्ष होकर के मतलब किसी के प्रभाव में आकर के अपने विचारों को न देना, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण देना, किसी के दबाव में आकर के किसी भी बात को न कहना। तो ये निष्पक्षता ही किसी निबंध की प्रथम और अंतिम कसौटी है। लेखक निष्पक्ष होना चाहिए, वह पक्षपात विहीन होकर के अपने विचारों को प्रस्तुत करता हुआ होना चाहिए। तो निबंध के अंग होते हैं शीर्षक, निबंध का शीर्षक, निबंध की प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। शीर्षक, निबंध का शीर्षक। अगर लेखक स्वयं निबंध लिखता है तो वह अपने शीर्षक स्वयं निर्मित कर सकता है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक में हमारे विचारों की प्रस्तुतिकरण की मूलभूत संवेदना समाहित होनी चाहिए। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। परीक्षा में विद्यार्थियों को शीर्षक, निबंध का शीर्षक स्कूल की तरफ से ही दे दिया जाता है। तो ये परीक्षार्थी के लिए है। अगर लेखक स्वयं, कोई लेखक स्वयं कोई विद्यार्थी यदि किसी निबंध को लिखता है तो उसके लिए भी वह यदि निबंध के शीर्षक को चुनता है तो शीर्षक अत्यंत ही आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो शीर्षक पहले से ही दिया गया होता है। तो पहला बिंदु है प्रस्तावना बिंदु। निबंध की श्रेष्ठता ही यह नींव होती है। निबंध कितना श्रेष्ठ है ये इस प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। निबंध की शुरुआत किस ढंग से की गई है, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। रोचक का मतलब रुचिपूर्ण, पढ़ने वाले को उसे पढ़ने में रुचि आए, देखने में रुचि आए। आकर्षक होनी चाहिए, परंतु वह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो कि विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। कहने का मतलब है संपूर्ण निबंध की मूल संवेदना उस शीर्षक के अंतर्गत समाहित होनी चाहिए। हम जो विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमने जो विचार प्रस्तुत किया है, उसका सारांश उस निबंध के शीर्षक में समाहित होना चाहिए। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक, किसी उदाहरण से करनी चाहिए।
अपने स्पीच की शुरुआत, जैसे हम कहते हैं कभी किसी कविता से शुरू करते हैं, किसी श्लोक से शुरू करते हैं, तो निबंध की शुरुआत यदि इस तरीके से हो, किसी श्लोक के माध्यम से, किसी सूक्त के माध्यम से, किसी लेखक के द्वारा कहे गए किसी कथन के माध्यम से, तो वह अच्छी प्रभावोत्पादकता निर्मित करता है, परीक्षक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक करता है। यह आकर्षण जो प्रस्तावना में होता है वह पढ़ने वाले को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि लेखक की शैली उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। निबंध का विषय संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप में विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है, भूमिका का विषय सीधा जुड़ा होना चाहिए। ये सारी बातें अभी हमने आपको बताई ना, कि भूमिका जो होती है, जो भूमिका का विषय से सीधा जुड़ा होना चाहिए। जो प्रस्तावना प्रस्तुत की जाए वह विषय की हो, विषय से असंगत न हो, वह विषय की संगत प्रस्तावना हो, वह उसी विषय की प्रस्तावना होनी चाहिए, वह उसी विषय का परिचय होनी चाहिए। प्रस्तावना को हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब, प्रस्तावना का मतलब प्रस्तुतिकरण करने का ढंग। प्रस्तावना निबंध को लिखने का प्रारंभिक सोपान प्रस्तावना कहलाता है। विषय विस्तार, इसमें 3 और 4 अनुच्छेदों के विषय में विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखता हो तो रफ लिख लेना चाहिए, क्योंकि पहले क्या क्या बनाना है, फिर पॉइंट बना लें, इसके बाद उन्हें पैराग्राफ में लिखें। निबंध लिखते समय यह जरूरी है। ऐसा जरूरी भाषण देते समय, भाषण की कला देते समय भी हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिन बिंदुओं का विषय में आगे जाकर के विश्लेषण करना पड़ता है। तो निबंध लिखते समय भी निबंध के मूल बिंदु कौन कौन से हैं, किन बिंदुओं पर हमें अपने विचारों को विस्तार देना है, हमें अपने विचारों का विश्लेषण करना है, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसे रफ पर किसी पॉइंट बना लेना चाहिए और इसके बाद फिर उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। विषय विस्तार निबंध का मूल कलेवर भी हम कह सकते हैं। विषय विस्तार के अंतर्गत 2-4 शीर्षक और भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विषय का विस्तृत परिचय विषय विस्तार के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। फिर उपसंहार है। यदि यह विषय के अंत में लिखा जाना चाहिए, सबसे अंत में, इसे निष्कर्ष भी कहते हैं। इस अंग में निबंध में लिखी गई बात को सार रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश, दूसरों के विचारों को उद्धृत कर लिखा कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जाता है। कविता की पंक्ति के माध्यम से कभी कभी निबंध समाप्त होता है, जो उस निबंध की ऐसी कविता जो उस निबंध की भावात्मक संवेदना, विचारात्मक संवेदना या वर्णात्मक संवेदना से न गहरे रूप से संबंध रखती है, ऐसी कविता की पंक्तियाँ उपसंहार के अंत में प्रस्तुत की जा सकती हैं। निबंध के प्रकार निबंध वर्णात्मक भी होता है, विचारात्मक और विवरणात्मक। जैसा कि मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था, ये निबंध के प्रकार हैं। वर्णात्मक
विचारात्मक और विवरणात्मक। ये निबंध के 3 प्रकार होते हैं। वर्णात्मक निबंध, वर्णात्मक जैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है कि किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करना, विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना, ये वर्णात्मक निबंध की श्रेणी में आएगा। वर्णन करना, बखान करना, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णात्मक निबंध कहलाता है। यह निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बना करके लिखे जाते हैं। ये इनको आधार बना करके लिखे जाते हैं। वर्णात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विषयों में बांटना चाहिए। यदि विषय कोई प्राणी हो तो प्राणी किस श्रेणी का है, प्राणी का प्राप्य स्थान क्या है, आकार प्रकार से वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा होता है, और उसके जीवन की विचित्रताएं क्या क्या है। ऐसी कौन कौन सी बात है उसके जीवन में जो हमें विस्मय में डाल देती थी, जो हमें किसी विचित्रता में डाल देती है। फिर उपसंहार, यदि विषय कोई मनुष्य हो तब, मनुष्य हो तो फिर उसका परिचय, फिर प्राचीन इतिहास है, वंश परंपरा है, भाषा, धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका, उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का, उस मनुष्य की भाषा, उसका धर्म, उसका चिंतन, उसकी दार्शनिकता, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है। यदि कोई मनुष्य हो तो ये सब लिखा जा सकता है। यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो तो भ्रमण वृत्तांत का मतलब यात्रा वृत्तांत। तो जैसे कि ल्हासा की ओर हम कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने उस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ यहाँ पर है। यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक राजनैतिक स्थिति, हम जहाँ यात्रा करने गए हैं वहाँ उस स्थान की सामाजिक स्थिति क्या है, राजनैतिक स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण, वहाँ की व्यापारिकता का वर्णन करना, वहाँ के व्यवसाय का वर्णन करना, वहाँ की आर्थिक स्थिति का वर्णन करना, वहाँ की कला और संस्कृति का वर्णन करना, राजनैतिक, सामाजिक तमाम स्थितियों का वर्णन करना इसके अंतर्गत आता है। समालोचना एवं उपसंहार, फिर उसकी समालोचना कि उस यात्रा वृत्तांत में कौन कौन से सकारात्मक पक्ष देखने के लिए मिले, कौन से नकारात्मक पक्ष देखने के लिए मिले, उन पर अपने विश्लेषण प्रस्तुत करना समालोचना कहलाता है। समालोचना मतलब आलोचना करना, सम आलोचना, किसी भी विषय पर अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को प्रस्तुत करना, यह समालोचना कहलाता है। एवं उपसंहार, आखिरी में निष्कर्ष। यदि विषय आकस्मिक घटना हो तो परिचय हम देते हैं, तारीख एवं कारण भी प्रस्तुत करते हैं, विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। कोई अचानक कोई घटना या दुर्घटना हो जाए, फलाफल की बात करते हैं, समालोचना हम करते हैं इत्यादि। तो यदि विषय आकस्मिक घटना हो तो ये सभी प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, या पौराणिक का मतलब मिथक, जैसे राम कृष्ण के बारे में जो कुछ भी वर्णन दिया जाता है, ये घटनाएं पौराणिक घटनाएं हैं। शास्त्रों में इनकी चर्चा है, हिंदू देवी देवताओं की चर्चा, किसी धर्म से संबंधित अन्यान्य पौराणिक चर्चाएं, और आकस्मिक घटना का वर्णन विवरण निबंध कहलाता है। विवरणात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध मतलब किसी भी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी ऐतिहासिक और पौराणिक घटना का
विवरण प्रस्तुत करना। विवरण का मतलब होता है विवेचना प्रस्तुत करना, विस्तृत विवेचना। किसी यात्रा वृत्तांत का विवरण, किसी स्थान का विवरण, किसी घटना का विवरण। विवरण का मतलब लेखा जोखा से भी होता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए यदि एक विषय को निम्नलिखित भागों में बांटा जाना चाहिए। यदि विषय ऐतिहासिक हो तब घटना और समय, स्थान। यदि किसी हम ऐतिहासिक विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं तब घटना या समय, स्थान। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, उस घटना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का कारण क्या है, उसका वर्णन करना, उसके फलाफल की बात करना, उस घटना के परिणाम की बात करना, इष्ट अनिष्ट की बात करना। उस घटना में क्या इष्ट हुआ, क्या अनिष्ट हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, उस घटना की लाभ हानि क्या है। समालोचना एवं अपना मंतव्य प्रस्तुत करना। उस पूरे निबंध की समालोचना संक्षिप्त में प्रस्तुत करना और उसका मंतव्य प्रस्तुत करना। उस घटना के वर्णन करने के पीछे, उस घटना की विवरण देने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है, वह समाज को या व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहता है, उसे हम कहेंगे कि वह लेखक का मंतव्य है। यदि विषय जीवित चरित्र हो तब तो उसका परिचय देते हैं, उसका जन्म बताते हैं, वंश बताते हैं, माता पिता बताते हैं, बचपन बताते हैं, उसकी विद्या बताते हैं, कार्यालय उसका। यदि विषय जीवित चरित्र हो तो परिचय के बारे में, माता पिता के बारे में, ज्ञान के बारे में, यश के बारे में, पेशा आदि, देश के लिए योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। परिचय जीवन चरित्र हो तो जन्म, माता पिता, किसी का जीवन चरित्र यदि हमारे निबंध का विषय हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हम लिख रहे हैं, विवेकानंद के ऊपर लिख रहे हैं ना, किसी वैज्ञानिक के ऊपर लिख रहे हैं, किसी गणितज्ञ के ऊपर लिख रहे हैं, मैथमेटिशियन के ऊपर, किसी फिलोसफर के ऊपर, तो उसका परिचय देना। जन्म, वंश, माता पिता, बचपन किस ढंग से बीता, विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान, गुण दोष, मृत्यु, उपसंहार, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श, देश के लिए उसका आदर योगदान क्या है, उसकी गुण दोष क्या क्या है, उसकी मृत्यु, उपसंहार, उसकी मृत्यु कैसी हुई इत्यादि। भावी पीढ़ी के लिए वह किस प्रकार का आदर्श बना, उसने आने वाली पीढ़ी को क्या दिया, आने वाली पीढ़ी के लिए वह किस तरह का आदर्श बना, किस तरह का आइडियल बना, उसको प्रस्तुत करना भी यह किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र से संबंधित निबंध के अंतर्गत उल्लिखित होता है। यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो तब, इसकी बात मैंने भ्रमण वृत्तांत की बात पहले भी कर दी है, शायद भ्रमण वृत्तांत यहाँ पर चर्चा है, तो इसके हम आगे बढ़ते हैं क्रम में। विचारात्मक निबंध। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। अपने विचार प्रस्तुत करना किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंध के लिए इसके लिए विशेष विषय अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेखक दक्ष होना चाहिए अपनी लेखन कला में।
उसकी चिंतन कला निष्णात होनी चाहिए, वह सोचने की कला में पारंगत होना चाहिए, उसका अध्ययन विस्तृत होना चाहिए, उसका जीवन दर्शन सम्यक होना चाहिए, उसकी दृष्टि बड़ी पैनी होनी चाहिए, उसके विचार बड़े धारदार होने चाहिए। तभी इस प्रकार के लेखन, निबंध लेखन शैली में लेखक कुशलता को प्राप्त होता है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए एक निम्नलिखित विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। अर्थ, हम जिस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, भूमिका और परिचय क्या है उस विषय का, सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यास लभ्य कारण, सार्वजनिक या सामाजिक कारण उस विषय का, स्वाभाविक या अभ्यास लभ्य कारण, संचय, तुलना एवं गुणदोष, हानि लाभ, दृष्टांत, प्रमाण आदि, उस घटना के संबंध में दृष्टांत देना, कोई प्रमाण देना, उस घटना की हानि लाभ के बारे में, उस धर्म के बारे में, किसी विषय के बारे में विवरण देते समय उसके हानि लाभ, दृष्टांत का भी वर्णन करना, उपसंहार देना। उस उपसंहार का मतलब निष्कर्ष से है ना, विचारात्मक रूप से उस विषय पर अपना उपसंहार प्रस्तुत करना, उसका निष्कर्ष देना विचारात्मक निबंध कहलाता है। किसी धर्म पर हम विचार कर सकते हैं, किसी संप्रदाय पर हम विचार कर सकते हैं, किसी लेखक के ऊपर हम विचार कर सकते हैं, किसी दार्शनिक के ऊपर हम विचार कर सकते हैं, किसी धर्म की मूल संवेदना के ऊपर हम विचार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों समाहित किया गया है, क्या कारण है कि निबंध हमें पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम में इसे समाहित क्यों किया गया, इसे क्यों लिया गया, उसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख जाए, समुचित ढंग से प्रस्तुत करना सीख जाए, अपनी बातों को रखने का तरीका, फिर अपनी बातों को विस्तार देना, फिर अपनी ही तथ्य को एक निष्कर्ष पर ले जाना, इस कुशलता में बच्चे सुयोग्य हो सके, इसके लिए निबंध लेखन की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए वह विद्यार्थी, इसलिए निबंध के लेखन की आवश्यकता है। भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाए, इसलिए भाषा को उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करना सीख जाए, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए। किसी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हों, किसी भी विषय पर यदि छात्र निबंध लिखता है तो उसका अपना विचार होना चाहिए। अध्ययन तो किताबों से हो सकता है, अध्ययन तो बाहर का हो सकता है, लेकिन जिस विषय पर वह निबंध लिखने जा रहा है उस पर उसके अपने मौलिक विचार होने चाहिए। उसके विचारों पर किसी और विचार की प्रतिछाया नहीं होनी चाहिए। किसी भी विषय पर छात्रों में स्वयं के विचार हों, उसका विचार स्तर निश्चित हो सके, उनका वैचारिक स्तर निश्चित, जिससे उसकी सोचने की क्षमता में विकास हो सके। इसलिए विचार की मौलिकता की अत्यंत आवश्यकता है, संवेदनात्मक और वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके। इसलिए उसके विचारों की मौलिकता की अत्यंत आवश्यकता है कि वह संवेदनात्मक, उसकी सेंसिटिविटी का विकास हो सके, उसकी संवेदना का विकास हो सके। किसी भी घटना को, किसी भी विषय को, किसी भी विचार को अपने हृदय की गहनतम संवेदनाओं तक महसूस करने में निबंध को लिखने वाला विद्यार्थी या लेखक निष्णात होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, उसे इसमें निपुणता प्राप्त होनी चाहिए। संवेदना और वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके का मतलब ट्रेंड हो सके, पारंगत हो सके। वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाए। उनके पास जो विचारों के उलझाव हैं,
उन्हें सुलझात्मक रूप से प्रस्तुत कर सके, सकारात्मक दिशा दे सके। अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कला उसके अंदर आनी चाहिए। उसके लिए विषय का विस्तृत अध्ययन बेहद जरूरी है और विचार अभिव्यक्ति की एक लंबी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं उसे अपने विचार की प्रस्तुतिकरण में निपुणता प्राप्त होती है, वह दक्ष हो पाता है। अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सके, अपने विचारों को मजबूती से रखना सीख सके। इसके लिए एक लंबे अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब जिस विषय पर वह अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है, वह उस विचार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का सही ढंग से विश्लेषण कर सके, सही ढंग से उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकसित होने का यही अर्थ है। आलोचना का मतलब किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर हमारा उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। हम मनुष्यों को चाहिए कि हम विचारशील प्राणी बने, हम समझदार प्राणी बने। हम किसी भी विषय को हम मात्र केवल रटने की ही कोशिश न करें। हम उसे अपने मस्तिष्क और हृदय की गहनतम अनुभूतियों तक ग्रहण करने में कुशल हो सकें, हृदय की संवेदना तक और बुद्धि की विस्तार तक हम उसे समझ सकें। उस विषय को हम रटंतु तोता न बने, यह जरूरी है। ये इत्यादि है। निबंध लेखन छोटे प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कई बार कहा कि विषय का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, विषय का विस्तृत चिंतन होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए, यह भी जरूरी है। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए, भाषा क्लिष्ट भी नहीं होनी चाहिए और भाषा आकर्षक भी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को जब प्रस्तुत करें उसे अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से उसे समझाने का भी प्रयास करें। अनेक अनेक संकेतों के माध्यम से उसे हम समझाने का प्रयास करें। निबंध के वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए, बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। वाक्य छोटे हो और प्रभावशाली हो। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, कॉमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, अनेक अनेक जो विराम चिन्ह हैं उनका प्रयोग समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें आवश्यकता जान पड़ती है विषय से संबंधित मुहावरे, वो मुहावरे जो वहाँ उस प्रसंग के अंतर्गत सटीक बैठते हैं, हमें उन मुहावरों का भी उल्लेख वहाँ करने में कतई गुरेज नहीं करना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग से निबंध में सशक्तता आ जाती है। निबंध मजबूत, हमारे विचार मजबूती से प्रतिस्थापित हो सकते हैं। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। जब हम निबंध लिखने बैठें तो उस विषय का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। आरंभ, मध्य और अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित
कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। आरंभ में भी हम उस विषय से संबंधित कविता की पंक्ति का उल्लेख कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं, जहाँ हमारे मूल विचार प्रस्तुत करते होते हैं वहाँ कर सकते हैं, और निष्कर्ष के अंतर्गत मतलब उपसंहार के अंतर्गत भी हम उस विषय से संबंध रखने वाली कविता की किसी पंक्ति या किसी सूक्ति को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है 5वें पर। 5वां स्टेटमेंट है निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, आवश्यक बातें अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 5वां स्टेटमेंट यहाँ भी है, आखिरी में यहाँ हमने 9वें स्टेटमेंट तक पढ़ा था। अब 9वें के बाद 10वां, निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें। निबंध की शब्द सीमा पर ध्यान रखें। हम जब परीक्षा देने बैठते हैं तो परीक्षा में प्रश्न पत्र के अंतर्गत ही उल्लिखित होता है, यह बात पहले से ही दी गई रहती है कि हमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना है, हमें शब्द सीमा की मर्यादा का ध्यान रखना है, हमें उसका अतिक्रमण नहीं करना है, हमें उसके बाहर नहीं जाना है, और व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें, बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। एक निसुनिश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत हमारे क्रमिक और सुगठित विचारों का उचित समायोजन होना चाहिए। यह हमारे निबंध लेखन के लिए बेहद जरूरी है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर जहाँ तक हो सके हर एक पक्षों का हम उचित विश्लेषण करने जाएं। निबंध से संबंधित हर एक पहलुओं का जो सटीक वैचारिक वर्णात्मक विवरणात्मक जो भी वर्णन हो सके हम उसका सही ढंग से प्रस्तुतिकरण करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। सभी अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा न लगे कि यह पैराग्राफ जो लिखा जा रहा है उसका कोई संबंध नहीं है इसके पहले वाले अनुच्छेद से। तो आगे आगे जो भी अनुच्छेद लिखा जाए उसका संबंध पीछे के अनुच्छेद से होना चाहिए। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों का ध्यान दें। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए, उसकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, भाषा की शुद्धता हो, भाषा सुंदर हो, शुद्ध भाषा हो, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। लेख स्वच्छ होना चाहिए और विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग होना चाहिए।